कहते हैं ना दोस्तों कि औरत जब तक अपने संस्कृति में अपनी दुनिया अपने घर बार को संभालती है तब तक उसका जो घर बार होता है बड़े ही तौर तरीके से चलता है। और जिस दिन अपने संस्कृति को ही अपने ताक पर रख देती है ठीक उसी दिन से उस परिवार का पूरी तरह से विनाश शुरू हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपने घर में रहकर अपने संस्कृति की दहलीज को पार कर देती है, जिसकी वजह से उसके घर में कलह होना शुरू हो जाता है। और एक दिन खुद वह महिला और साथ में एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपने नाम और पते के सहित एक बार हमारे वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि लास्ट में आपका नाम आज ज़रूर हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में एक फतेहपुर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही गाजीपुर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही लमेटा एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब सिमरन निषाद। उनकी अपनी पत्नी भी होती है गेदावती। सिमरन निषाद मौके पर एक खेतिहर किसान होते हैं। उनके पास टोटल इधर दो ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा हरिओम निषाद होता है, अब जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होता है। और उसका अपना एक छोटा भाई होता है राम मिलन, जिसकी उम्र लगभग अब वही 36 साल के आसपास ही होता है। हरिओम की अपनी पत्नी भी होती है सुनीता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। हरिओम के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है हर्ष, जिसकी उम्र लगभग 3 साल से ही ज़्यादा होता है। एक छोटी बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 2 साल से छोटा ही होता है, जिसका नाम क्रांति होता है। लेकिन हरिओम अपने पारिवारिक खर्चे को चलाने के लिए होता है एक जेसीबी का ड्राइवरी का काम करता था, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। और उसी की वजह से उसका जो पारिवारिक खर्चा होता है बड़े ही तौर तरीके से चलता था। छोटा परिवार, खूबसूरत परिवार होता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ अब 30 नवंबर का ही। तो शाम का जैसे शाम को 6 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त सिमरन के यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ती है। तो अपने बड़े बेटे हरिओम को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद ठीक मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहाँ मुकोपर असोधर में निकल जाते हैं। लेकिन इधर अब जैसे रात का वही 8 बजे के आसपास टाइम होती है, तो उसी वक्त गेदावती जो होती है अपने नाती पोते के साथ और अपनी बहू के साथ और अपने बेटे के साथ बैठकर आराम से वहीं रसोई घर में खाना खाती है। और खाना खाने के बाद अपने बड़े इधर नाती अब हर्ष को अपने साथ लेती है और लेने के बाद चली जाती है अपने कमरे में। अब इधर जो होती है खुद सुनीता अपनी बेटी क्रांति को लेती है और लेने के बाद ठीक अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। लेकिन हाँ, जैसे सुबह का अब यानी कि वही 1 दिसंबर का ही टाइम होता है, गेदावती की आंख जैसे खुलती है तो उसके कानों में इधर क्रांति की बड़ी तेज चीखने की आवाज़ पहुंचती है। और क्रांति जैसे ही उस आवाज़ को सुनती है बड़ी अचंभे पड़ जाती है, सोचने लग जाते कि आखिर बच्ची बैठ कर रो रही है और बहू अभी काफ़ी गहरी नींद में क्यों सो रही है। यही सब सोच साझ कर अब इधर गेदावती जो होती है वो उसी वक्त बहू के कमरे के सामने जाती है। तो अंदर से पता चलता है कुंडी लगा हुआ है, बाहर बार बार पीटती है और बहू का नाम लेती है कि बहू बच्ची को संभालो, क्यों रो रही है। लेकिन इधर जब आवाज़ देती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता, जिसकी वजह से गेदावती के मन में शंका होना शुरू हो जाता है। और उसी वक्त जो होती है इधर गेदावती अपने बेटे
राम मिलन के कमरे में जाती है तो पता चलता है उसका जो अपना चारपाई होता है वह चारपाई तो पूरी तरह से खाली है। यह नज़ारा देखकर गीतावती पूरी तरह से वही सहम से जाती है, उस मामले को समझ जाती कि आखिर आगे क्या हो सकता है। गीतावती तुरंत जो दोबारा अपने बहू के कमरे के सामने आती है, दोबारा अब पीटना सूटना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तो उसी वक्त गीतावती अब जाती है सुनीता की एक अपनी चचेरी जेठानी होती है, अब इधर जाकर उनको अपने साथ लेती और लेने के बाद वह भी दरवाजे पर पहुंचती है, वह भी सुनीता का नाम लेकर आवाज़ लगाना शुरू कर देती है, लेकिन तब भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। और तभी कुछ मिनट और बीता होगा, ऐसे बाहर से आवाज़ लगाते लगाते तो उसी वक्त सिमरन अपने बड़े बेटे हरिओम को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ से मौके पर लौट आते हैं। तो गीतावती जैसे ही अब सिमरन को देखती कहने लग जाती, ना जाने बहू आज कैसी गहरी नींद में सो रही है कि उसकी बच्चे की आवाज़ उसके कान में नहीं पहुंच रही है और वह दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रही। अब सिमरन जैसे ही गीतावती के द्वारा वह बात सुनते हैं तो उनके मन में आशंका जन्म ले लेती है। जन्म लेने की वजह से हरिओम भी समझ जाता कि आखिर अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि उनको पता होता है कि पहले हमारे घर में क्या क्या खिचड़ी पके हुए थे। लेकिन जब इधर गीतावती जानकारी देती है कि अपने कमरे में खुद हमारा छोटा बेटा राम मिलन नहीं है, तो इधर सिमरन राम मिलन की समझ जाते क्या करतूत होगा। तो उसी वक्त हरिओम जो था दरवाजे पर कई बार जो लगाता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा का जो ताला होता है अपने आप टूटकर अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता अंदर जाते हैं तो नज़ारा जो देखते हैं ना, तीनों के तीनों दंग से रह जाते हैं। और उसी समय सिमरन और गीतावती चीख चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर पंखा होता है, उसी पंखे पर जो होता है साड़ी का फंदा लटका होता है और साड़ी के दोनों फंदे दोनों किनारे जो होते हैं इधर जाकर सुनीता के गले में होते हैं और दूसरा जाकर राम मिलन के गले में होते हैं। इस तरह का नज़ारा देखकर वहीं गीतावती पूरी तरह से चीख चिल्ला पड़ती है और इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त जाकर अपने पड़ोसियों को देती है और पड़ोसी भी खबर पाते हैं। अब धीरे धीरे इसकी जो खबर होता है लमेटा गांव में पहुंच जाता है कि आखिर जो होता है गीतावती की जो अपनी बहू होती है सुनीता और साथ में उसका जो अपना छोटा बेटा होता है, अब इधर राम मिलन ने दोनों मिलकर एक साथ आत्महत्या कर ली है। इसकी खबर गांव में जब पहुंचता है तो लोगों के दिलों में सिमरन सी दौड़ से जाती है, लोग वहां उनके घरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां भीड़ लग जाती है। अब इसकी जो सूचना होता है हरिओम जो होता है अपने मोबाइल के द्वारा अपने थाने और गाजीपुर में दे देता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब इधर जो होता है कमलेश पाल खबर पाते हैं, पाने के बाद उसी वक्त फोरेंसिक टीम को लेते हैं, डॉग स्क्वाड की सूचना भिजवा देते हैं और बड़े अधिकारी को भी उसी समय इत्तला कर देते हैं। अपनी डबल टीम को लेते हैं और लेने के बाद अब लमेटा गांव में पहुंच जाते हैं तो देखते एक साइड में घर है, उसी घर के सामने काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन जैसे घर के अंदर जाते दरवाज़ा फाड़ते हैं तो कमलेश पाल देखते हैं कि सही में एक पंखा है, उसी पंखे पर साड़ी का फंदा लटका हुआ है, लेकिन दोनों जो टोंगे होते हैं दोनों टोंगे अब इधर सुनीता के गले में पड़े होते हैं और एक दूसरा छोर जो होता है अब जाकर राम मिलन के गले में पड़े होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि माजरा क्या हो सकता है। तो उसी वक्त फोरेंसिक टीम होती है अपने हिसाब से घटनास्थल पर तौर तक रिसर्च कर कुछ साक्ष्य जुटा लेती है। डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह भी अपने हिसाब से वहां पर सूंघ के इधर उधर चक्कर मारती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर आती है, फिर जो होती वहीं आकर खड़ी हो जाती है। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को बॉडी को अपने कब्जे में लेती और दोनों के बॉडी को वहीं जाँच पड़ताल किया जाता है, फिर पंचनामा भर जाया जाता है, फिर उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में दोनों की बॉडी को अब मोर्चरी में भेज दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर बिना टाइम गंवाए जो होता है वहीं सिमरन निषाद और साथ में गीतावती और साथ में हरिओम से तीनों से पूछताछ जब शुरू कर देती है और जब पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने तीनों जो सच्चाई रखते सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है पूरी तरह से वह थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है बांदा ही और ठीक उसी में ही एक चंदौली गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं रामपाल। अब उनकी अपनी पत्नी होती है अब चंद्रकली, लेकिन रामपाल के टोटल 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। अब जो बेटा होता है भानु प्रताप होता है और जो बेटी होती है यही सुनीता होती है। रामपाल जो होते हैं मौके पर एक पंपी सेट के बहुत बेहतरीन कारीगर होते हैं, जिसकी वजह से मेहनताना की पैसे उनके पास ठीक ठाक आ जाते थे। और उसी
कारणवश उनके परिवार का खर्चा बर्चा अब चल पाता था। अपने दोनों बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खुद संवारें। लेकिन इसी बीच भानु प्रताप जो होता है अपने पास एक कॉलेज में जाकर दाखिला लेता है। दूसरी तरफ सुनीता जो होती है अपने पास एक स्कूल होता है, उसी में जाकर मौके पर अब पढ़ाई करना अब शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच रामपाल को लगने लग जाता है कि हमारी बेटी अब जो होती है पूरी तरह से अब शादी की दलील पर पहुंच चुकी है। तो उसी बीच इधर अपनी बेटी सुनीता के लिए अब रामपाल निषाद जो होते हैं अब नए नए लड़कों की तलाशी करते हैं। काफ़ी दिन लग जाते हैं उन्हें अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने में, काफ़ी थक हार जाते हैं। तभी रामपाल के एक अपने करीबी जिगरी रिश्तेदार होते हैं। अब उन्हीं के द्वारा पता चलता कि ठीक लम्हेटा गांव का रहने वाला हरिओम है, जो एक जेसीबी ड्राइवर है और ठीक ठाक पैसे कमाता है और उसी पैसे से उसके पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े बेहतरीन तरीके से चल पाता है। अब इधर रामपाल खबर पाने के बाद बड़े खुश हो जाते हैं और बिना टाइम गंवाए जो होते हैं अब जाते हैं। और जाने के बाद जो होता है ठीक अब पहुंच जाते हैं इधर लम्हेटा गांव। वहाँ जाकर शिवबरन से उनके बड़े बेटे का हाथ मांग लेते हैं। और साल 2016 के वही मई का महीना होता है, जिस महीने में पूरी तरह से लगन का माहौल बना होता है। अब उसी महीने में जाकर शिवबरन अपने बड़े बेटे हरिओम की जो शादी होता है सुनीता जैसी खूबसूरत युवती और चंचल युवती से जाकर करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही अब सुनीता पहली रात अपने ससुराल पहुंचती है और पहुंचने के बाद जैसे ही अपनी घूंघट उठाती है उसके ही सामने उसका अपना जो पति होता है अब हरिओम बैठा होता है। लेकिन उसके जब चेहरे को देखती है, देखने के बाद पूरी तरह से सनस रह जाती है, क्योंकि उसका पति का जो चेहरा होता है थोड़ा सांवलापन होता है। और सुनीता काफ़ी खूबसूरत होती है और चंचल होती है, लेकिन वह क्या करे, एक मजबूरी होती है अपने पति के साथ आगे का ज़िंदगी काटने का। क्योंकि उसको जो पिता होते हैं उसके पिता को पता होता है कि हमारा जो रिश्ता हुआ है एक हमसे लगभग 10 साल बड़े व्यक्ति से हुआ है, लेकिन वह कमाता खूब है, उसके पास ठीक ठाक पैसे हैं। यही सब सोच साज कर सुनीता जो थी उसी दिन उसके साथ सुहागरात वाले रिश्ते की तरह अंजाम देती। फिर लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जैसे उठती है तो अपने सामने हरिओम का जब चेहरा देखती है तो वह उसको लगने लगता है कि हम बहुत ठगे हुए हैं। आखिर यही सोच साज कर इधर जो होती सुनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है। उसकी परेशानी उसके मन में घर कर जाती है, जिसकी वजह से जब भी अपने पति के सामने पड़ती तो हर वक्त अपने मन में कचोट लेकर हरिओम से बात करती। लेकिन दूसरी तरफ हरिओम जो होता है खूबसूरत पत्नी पाकर इतना खुश हो जाता है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लोग उसकी पत्नी का उसके सामने खूबसूरती का काफ़ी तारीफ़ करते। अब यह सब तारीफ़ देकर इधर जो था हरिओम का खुशियों का कोई ठिकाना रहता ही नहीं। लेकिन कैसे न तैसे कर सुनीता जो होती है अपने पति हरिओम के साथ ज़िंदगी 1 साल का जब निकालती थी, उसी बीच सुनीता एक बेटे की माँ बन जाती है, जिसका बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हर्ष नाम रखवा लेती है। अब हर्ष जैसा खूबसूरत लड़का पाकर जो होता है अब इधर हरिओम भी खुश हो जाता है। फिर कैसे ना तैसे कर ज़िंदगी बीतते बीतते शादी के जैसे ही कुछ साल और बीतते हैं और बीतने के बाद हरिओम दूसरी बेटी की पिता बन जाता है, जिसका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में क्रांति रखते हैं। अब घर में 2 बच्चों की किलकारी गूंजने लग जाती है। गूंजने की वजह से अब इधर जो होते हैं खुद शिवबरन और साथ में गेदावती नाती पोता पाकर बड़ी खुश हो जाते हैं। अपने घर में बच्चों की किलकारी देखकर उनके खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता है। हरिओम जो होता है मौके पर एक जेसीबी ड्राइवर होता है। सुबह के टाइम पर ठेकेदार के बुलाव पर जिप्सी लेकर मौके पर निकल जाता और शाम को ही लौट पाता। लेकिन इधर अब घर में अकेली बैठी बैठी दिन भर जो होती सुनीता बोर होना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता है तो हरिओम अपने घर आता तो दिन भर काफ़ी थका हो रहा है और जैसे चारपाई पर जाता है थके होने की वजह से उसको काफ़ी कड़ी नींद आती है और खर्राटे भरना शुरू कर देता है। लेकिन सुनीता जैसे करीब जाती और खर्राटे उसके देखने के बाद बड़ी वहीं चिढ़ जाती कि आखिर कैसा व्यक्ति मिला, हमें इस व्यक्ति से शादी करना ही नहीं था। जो व्यक्ति हमें शारीरिक सुख नहीं दे सकता, आखिर उसके साथ हमारी ज़िंदगी कैसे बीत सकती है। क्योंकि हरिओम जो होता है सुनीता से लगभग 10 साल बड़ा होता है।
लेकिन इसी बीच यही जो सिलसिला होता है सुनीता का हर दिन चलने लग जाता। और सुनीता भी परेशान हो जाती है कि लग रहा है कि हमें जो सुख चाहिए वह सुख अब हमें हरिओम से मिलने वाला नहीं है। एक तो बड़ा ही सरल स्वभाव का हमें पति मिला हुआ और दूसरे खर्राटेदार मिला हुआ है, आखिर इससे हम छुटकारा कैसे पाएँ। लेकिन सुनीता के भले ही 2 बच्चे होते हैं, उसके जो शारीरिक बदलाव होते हैं आए दिन बढ़ने शुरू हो जाते, खूबसूरती चार लगने लग जाती है। तभी इसी भी सुनीता भी ठान लेती अब हमें नए मर्दों की तलाशी करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ रहकर हरिओम के साथ अब आगे की ज़िंदगी दुख में काटना नहीं है। तभी उसी वक्त सुनीता की नज़र होती है अपने घर में रह रहे उसका अपना जो देवर होता है राम मिलन के ऊपर पड़ता है। राम मिलन जो होता है सुनीता से लगभग कुछ ही साल बड़ा होता है, लेकिन राम मिलन को देखकर सुनीता समझ जाती कि आखिर हमारे देवर से अच्छा नवयुवक लड़का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इधर राम मिलन जब भी अपने घर में पहुंचने के बाद खुद अपने भाई के सामने इधर सुनीता का इतनी तारीफ़ कर देता कि सुनीता भी समझ जाती है कि राम मिलन हमें पूरी तरह से चाहता क्या है। अब इधर जो होती है सुनीता वह मौका गंवाना भी नहीं चाहती थी। जब भी राम मिलन घर में पहुंचने के बाद भाभी का रिश्ता होने के नाते जो होता है खुद सुनीता राम मिलन से हंसी ठिठोले करती और ऐसी ऐसी ठिठोले करती कि राम मिलन वहीं समरा सा जाता है। लेकिन राम मिलन समझ जाता कि आखिर हमारी भाभी की अपनी चाहत क्या है। इसी बीच इन दोनों के बीच ऐसी हंसी ठिठोले होने लग जाते कि राम मिलन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर हमें अब करना क्या है, अब क्या करना चाहिए। तो उसी दिन से जो होता है राम मिलन खुद अपनी भाभी के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। और वह जो मौका होता सुनीता गंवाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब भी राम मिलन घर में आता तो बड़े महंगे गिफ्ट लेकर पहुँचता और सुनीता को पकड़ा देता। सुनीता पाती तो बड़ी खुश हो जाती, और जब भी घर में आता थका हारा तो सुनीता दौड़ के उसके पास पानी लेकर गिलास पहुँच जाती और पहुँचने के बाद तौर तरीके से एक पति जैसा व्यवहार करती। यही सब देख कर राम मिलन जो होता है खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद जो उसका जो तोहफ़ा मिलता वह तोहफ़ा को कबूल करने के लिए अब राम मिलन भी तैयार खड़ा होता है। लेकिन जब भी खाना खाने के लिए इधर खुद थाली लेकर सुनीता राम मिलन के पास जाती तो अपने कुछ ऐसे प्रदर्शन कर देती, उस प्रदर्शन को देखकर राम मिलन समझ जाता है। तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम में घर के अंदर राम मिलन घुसता है तो देखता है कि मौके पर जो स्नान घर है उसी स्नान घर से सुनीता बाहर निकल रही है, लेकिन उसके अंग पर जो होता है साड़ी तक नहीं होता है। अब राम मिलन उस अवस्था को देखने के बाद पूरी तरह से अपने होश हवास खोस बैठता है। और इधर सुनीता जैसे ही राम मिलन को देखती है उसके मुंह और उसकी हालत को देखकर समझ जाती है कि आखिर अब राम मिलन को चाहिए क्या। तो उसी वक्त राम मिलन को इशारा करती, इशारा करने के बाद उसके पास पहुंच जाती, कहने लग जाती कि देवर जी हम भी चाहते थे, आखिर तुम अपनी इस ज़िंदगी को हमारे साथ कब शेयर करोगे। लेकिन हाँ, हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करने के लिए अभी तैयार हैं, लेकिन हाँ हमें वादा करना पड़ेगा। पारिवारिक रिश्ते तोड़ने के लिए जो होता है हमारी ज़िंदगी साथ देने के लिए तुम कितने आगे बढ़ोगे। यह बात जब राम मिलन सुनता कहने लग जाता कि भाभी हम तो तुम्हारे लिए हर वक्त खड़े हैं और ज़िंदगी भी साथ निभाएंगे और साथ मरेंगे भी। यह बात जब सुनने के बाद अब इधर सुनीता समझ जाती कि आगे करना क्या है। तो उसी वक्त जो होता है बिन साड़ी के ही राम मिलन को अपने साथ ले लेकर बेडरूम पहुंच जाती है और वहीं जो होता है अब संबंध बना दे। लेकिन संबंध की जो तृप्ति होती है सुनीता जब एहसास करती है तो उसी दिन से अपने पति हरिओम की पूरी प्यार को भूल बैठती है। भूल बैठने के बाद अब रोज़ का जो सिलसिला होता है राम मिलन अब इधर सुनीता के बेडरूम में हर रोज़ चलने लग जाता, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो। जब भी हरिओम की गैर मौजूदगी दोनों को देखती तो जाकर अपने ही घर में रिश्ते को अंजाम देते। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता और चलते चलते लगभग कई सालों का वक्त निकल जाता। तभी इसी बीच एक दिन दोपहर का ही टाइम होता है, आंगन होता है। उसी आंगन में राम मिलन और साथ में सुनीता एक ही अवस्था में खड़े होते हैं, लेकिन ऊपर दाहिने छोर पर एक मकान होता है। उसी में सुनीता की एक अपनी जेठानी होती है कल्पना, मौके पर छत पर खड़ी होती है और उसकी आंख जैसे ही आंगन में जाती है तो जो नज़ारा देखती है समझ जाती कि आखिर इनके बीच क्या खिचड़ी पकता है। तो उसी वक्त कल्पना जाती है अपने इलाके में लगभग कई औरतों को मुंह खुलवा कर बंटवा देती है।
जिसकी वजह से अब इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में हो जाते। धीरे धीरे इसकी खबर कैसे ना तैसे कर हरिओम को जो पहुंचता है पूरी तरह से सनस रह जाता है। अपनी पत्नी सुनीता से जब पूछताछ करता है, उसकी जो पत्नी होती कहने लग जाती है हमारे और साथ में राम मिलन के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में हमारा परिवार तार तार हो। बस वह देवर होने के नाते हमारा उससे हंसी चुटकुले चलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पड़ोसी तो यही सोचते हैं कि हमारे रिश्ते में दरार पड़े और परिवार में खोड़ बैठे और परिवार तहस महस हो जाए। क्या तुम यही चाहते हो? हरिओम जब सुनने के बाद एक बार अपनी पत्नी की बात पर यकीन तो करता है, लेकिन उसके मन में शंका घर कर जाती है, जिसकी वजह से वह सच्चाई जानने के लिए इधर खुद जो होता है अपने छोटे भाई राम मिलन और साथ में अपनी खूबसूरत पत्नी सुनीता के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। और तभी एक दिन जो होता खुद अपने घर से बोल कर निकलता है कि ठेकेदार का फ़ोन आया था और हम जा रहे JCB लेकर वहाँ पहुँच गए और लगभग हो सकता है हमें शाम तक वक्त निकल जाए। यह बात जब सुनने के बाद जो होती है इधर खुद सुनीता बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ JCB लेकर हरिओम निकल जाता है। लेकिन जैसे कुछ घंटे बीतने के बाद हरिओम वापस लौटता है और दरवाजे के पास पहुंचता है। अंदर जैसे नज़र मारता देखता है जो बेड है उसका, उसी के बेड पर उसका अपना छोटा भाई अब राम मिलन और उसकी पत्नी जो होता है एक ही अवस्था में पति पत्नी की तरह पड़े होते हैं। इस असर को देखकर हरिओम पूरे सनस रह जाता। पहले तो घर में घुसने के बाद सुनीता से कुछ पूछताछ नहीं करता, बल्कि सीधा का सीधा पिटाई कर देता है। लेकिन दोनों पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेते हैं, उसी दिन से वादा कर लेते हैं। लेकिन इधर कुछ दिन दोनों के बीच दूरियाँ तो कम रहती है, लेकिन सुनीता जो होती है अपने देवर के आशिकी में इस तरह दीवानी हो जाती है कि ना अपने पति को देखती, ना अपने परिवार को देखती, ना अपने दोनों बच्चों को देखती। उसको तो बस देवर का ही लत लग जाता है, जिसकी वजह से चोरी छुपे घर में अपने रिश्तों को अंजाम देती हैं। अंजाम देते अब यह जो सिलसिला होता है फिर कुछ दिन चलता है और चलने के बाद होता है इधर खुद अपने ही घर में अपने भाई के ऊपर जो होता हरिओम पाबंदी लगा देता। जब भी घर में आता तो नशे में आता और जब भी देवर भाभी को टोले करके देख लेता और उसी वक्त जाने के बाद सुनीता का पिटाई जरूर कर देता और राम मिलन को दूर रहने की हिदायत देता। यह सिलसिला चोरी छुपे जो होता है दूसरी तरफ सुनीता और राम मिलन का कैसे न तैसे चलता रहता है। तभी इसी बीच जो होता है हरिओम के ठेकेदार का फ़ोन आता है, कहने लग जाता है कि तुम आ जाओ, यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते का काम है और तुम्हारा निवास यहीं बनेगा। हरिओम जो होता है ज़्यादा अपनी माँ गेदावती को एक एक बात बता देता है, इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में खुलासा कर देता है। गेदावती भी समझ जाती है कि आखिर हमें अब करना क्या है। वह भी सावधानी दोनों के खिलाफ बतना शुरू कर देती है और उसी दिन जो होता है हरिओम तो चला जाता है। लेकिन जब रात बिरात का टाइम होता है तो सुनीता जो होती है फ़ोन के द्वारा अपने ही बेडरूम में बुलाती, फिर अपने ही देवर राम मिलन के साथ रिश्ते को अंजाम देती। यह सिलसिला लगभग कुछ दिन चलता है। तभी एक दिन जैसे रात का टाइम होता उसी वक्त गेदावती जो होती है तड़तड़ा कर उठती है और तुरंत जाती अपनी बहू के कमरे के सामने खड़ी हो जाती है। तो कानों में उसकी खिलखिलाने की आवाज़ होती, समझ जाती किसकी आवाज़ है। दरवाजे पर हाथ लगती, खुल जाता है और अपने ही सामने अपनी बहू सुनीता और अपने छोटे राम मिलन को एक ही अवस्था में जब पाने के बाद सनस रह जाती है और ठीक अपने पैरों में लिया हुआ जो चप्पल होता निकालती, फिर उसी से दोनों की अब पिटाई कर देती है। फिर उसी दिन से दोनों को हिदायत देती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा हज़र किया तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। लेकिन वहाँ दोनों पैर पकड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है जब भी मौका मिलता सुनीता को रात बिरात को भी इधर अपने देवर राम मिलन के साथ रिश्ते को अंजाम जरूर देती। 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता। इसी बीच हरिओम जब लौटता है, लौटने के बाद एक एक बात की जानकारी दे देती है। हरिओम खबर पाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछताछ करता है, पूरी तरह से स्वीकार भी कर लेती है। करने के बाद हिदायत भी दे देता है कि अब तुम दोनों का मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर तुम एक साथ दिखे तो समझ लो तुम्हारे के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन हरिओम भी सोचने लग जाता है कि इसका हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ राम मिलन और सुनीता अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए हर बहाना ढूंढते, यहाँ तक कि खेतों में भी अपने रिश्ते को ठिकाना बना लेते हैं। ऐसे चलते चलते कई महीने का वक्त बीतता है। दोबारा हरिओम को खबर लगता है कि रिश्ता भी इनके बीच अब चल रहा है। तो उसी वक्त अपनी माँ गेदावती के पास जाता है, कहने लग जाता है कि आखिर हमारे भाई से छुटकारा देने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता बच रहा अम्मा। तो गेदावती कहने लग जाते क्यों ना राम मिलन की शादी करवा दिया जाए। अब खूबसूरत पत्नी जब पाएगा तो उसके बेड़ियों में बच जाएगा, तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी का जो दामन है वह छूट जाए। हरिओम को यह बात बड़ा अच्छा लग जाता, लगने की वजह से और उसी वक्त जो होता है सिमरन निषाद और साथ में
हरिओम दोनों मिलकर अपने छोटे बेटे राम मिलन के लिए लड़की की तलाशी करते हैं। भाई काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी भी रंग लाती है। शिवबरन के ही एक अपने रिश्तेदार होते हैं। अब उन्हीं के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक असोधर जो कस्बा है उसी कस्बे के रहने वाले होते हैं राम सुमेर निषाद। उन्हीं की अपनी बेटी होती है कमला। खूबसूरत भी है, चंचल भी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत सांवली है। लेकिन यही बात सोच साझ कर अब इधर खुद जो होते हैं शिवबरन पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि चलो हमारे बेटे राम मिलन कैसे न तैसे शादी हो जाए। तो चोरी छुपे जो होते हैं शिवबरन अब जाते हैं। अब जाकर इधर राम सुमेर से उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं और मांगने के बाद दोनों का तौर तरीके से रिश्ता भी तय हो जाता है और राम मिलन को अपने पास बुलाते हैं शिवबरन। बुलाने के बाद तौर तरीके से समझाते हैं, लेकिन इधर अपने माता पिता की दबाव की वजह से राम मिलन जो था इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता जो थी मौके पर अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसके मायके में कुछ अर्जेंट काम होता है। अब इसी का फ़ायदा जो होता है सुनीता के सास और ससुर पूरी तरह से उठाने के लिए लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही सुनीता अपने ही ससुराल लौटती है, लौटने के बाद देखती है कि राम मिलन की जो हाव भाव है वह काफ़ी अलग दिख रहे हैं। वह जब भी हमारे सामने खड़ा हो रहा है तो तुरंत वह पलटी क्यों मान ले रहा है। पहले तो हमारे सामने हंस खिस बात करता था और मौका तलाशता था कब रिश्ते को अंजाम दिया जा सके, लेकिन आजकल देख रहे हैं वो हमारे सामने जब खड़ा होता है तो कन्नी काटता है। यही सब सोच साथ कर सुनीता भी परेशान हो जाती है। तभी उसके कान में भनक लग जाता है कि अरे राम मिलन की तो शादी तय हो चुकी है, वह भी ठीक है। 7 मई साल 2021 को यहाँ से बारात जाएगी और जाने के बाद जब यहाँ पर उसकी अपनी खूबसूरत दुल्हन आएगी फिर तो हमें छोड़ छाड़ कर उसके साथ ज़िंदगी में मर जाएगा। इधर सुनीता भी अब सोच साच कर परेशान हो जाती है कि आखिर हमारे देवर ने हमसे पलटी मार लिया। और उसी दिन से सुनीता जो होती है अपने देवर से बोलना चालना भी बंद कर देती है, यहाँ तक कि खुद अपने हाथों से को थाली पहुँचाना भी बंद कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है राम मिलन नहीं समझ पाता कि हमारी भाभी हमसे दूरी क्यों बना रही है। वह तो एक टूटा हुआ था, टूटे होने की वजह से अपने भाभी के सामने जाकर अपनी शादी की बात नहीं रख पा रहा था। लेकिन जब कुछ महीने के वक्त बीतता है राम मिलन सोचने लग जाता है कि आखिर हमारी भाभी का हमसे रूठने का क्या कारण है। आखिर जो भाभी हमसे हंस खेल कर बात करती थी, हर वक्त हमसे रिश्ते की मांग करती थी, आज उनकी मुंह बंद क्यों पड़ा। लगभग ऐसे 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता। सुनीता जो थी ढंग से ना खाना खाती, ना अपने बच्चों का ढंग से सेवा पानी करती। उसका जो मन होता कचोट कर रह जाता है। और तभी जैसे ही कुछ दिन वक्त बीतते हैं, बीतने के बाद जो होता है खुद एक दिन अपने दिल की हिम्मत को जुटाता है और जाता है। इधर राम मिलन अपनी भाभी के सामने उसका कारण पूछ लेता है। और जैसे पूछता है तो सुनीता कहने लग जाती, कारण तुम ही जानते हो, तुम तो शादी करने वाले हो, तुम्हारी तो अपनी खूबसूरत दुल्हन आ जाएगी, फिर आएगी उसके साथ नए नए तरीके से अपने रिश्ते को अंजाम दोगे, फिर हमें तो एक दूध की मक्खी में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दोगे, फिर हम तो ना इधर की और ना उधर के रहेंगे। अब जैसे यह बात है अब राम मिलन सुनने के बाद कहने लग जाता है कि भाभी क्या करें, हम तो अपने माता पिता और भाई के दबाव में आ गए थे। अगर हम शादी नहीं करते तो समझ लो हमारे और तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज सकती थी। लेकिन यह बात जब सुनती है सुनीता कहने लग जाती है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे। तुमने तो हमारे साथ वादा भी किया था कि हम भाभी तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से कुर्बान भी कर देंगे और साथ में अपनी ज़िंदगी मिटा भी सकते हैं, और यहाँ तक कह दिए थे कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे भी। सुनीता यह बात जब कहती है तो राम मिलन करने लग जाता है कि भाभी अब भी हम उस वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं। सुनीता कह देती कि चलो उस वादे को अब निभाया जाए, भले हम साथ जी नहीं सकते लेकिन साथ तो ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। और राम मिलन यह बात सुनता उसी समय तड़ाक से कह देता, क्यों नहीं भाभी, हम पूरी तरह से आपके साथ अब तैयार हैं। अब दोनों उसी वक्त ख़तरनाक फैसला लेने के बाद जो होता है तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का टाइम का इंतज़ार करते हैं। और तभी ठीक इधर 30 नवंबर अब साल 2020 का ही अब जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त जो होता है शिवबरन अपने बेटे हरिओम को अपने साथ लेते हैं और रिश्तेदार के पास निकल जाते हैं। और इधर जो होती है खुद गेदावती अपने बड़े पोते हर्ष को अपने साथ लेते अपने कमरे में चली जाती है। इधर सुनीता अपनी बेटी जो लगभग 2 साल के करीब पहुंचने वाली होती है उसको अपने गोद में लेती और लेने के बाद अपने कमरे में लेकर सोने के लिए चली जाती है।
और राम मिलन अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है, अपने कमरे में जब पहुँचते रात का 11 बजे के आसपास टाइम होता है, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। तो उसी वक्त खुद अपने देवर को आवाज़ लगाती है। तो राम मिलन जो था खुद अपने भवे के कमरे पहुँचता है। पहुँचने के बाद जो होती है खुद थोड़ी बहुत मीठी मीठी बातें करती है। फिर सुनीता कहने लग जाती कि अब हमारे पास आगे दुनिया बचा नहीं है, हम कल की सूरज नहीं देखना चाहते हैं। यह बात सब सुनता है राम मिलन कहने लग जाता कि भाभी, हम तो आपके लिए हर वक्त ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए तैयार खड़े हैं। यह बात जब सुनीता सुनती के बाद कहने लग जाती कि ठीक है, अभी इसी वक्त चलो हम दोनों मिलकर दुनिया ख़त्म करें। राम मिलन तैयार हो जाता। सुनीता जो होती है अपनी पहनी हुई वही साड़ी निकालती है और निकालने के बाद जो होता है जो पंखा होता है उसी में डाल लेती है। फिर एक टोंगा जो होता है राम मिलन लगा लेता है और दूसरा टोंगा खुद जाकर सुनीता लगा लेती है। लेकिन सुनीता की जो नज़र होता है अपनी छोटी नवजात बच्ची क्रांति के ऊपर पड़ती है, लेकिन वह ना कुछ सोचती ना कुछ समझती है। दोनों बिना टाइम गंवाए जो होते हैं उसी साड़ी के पल्लू पर लटक जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के प्राण बखेरू हो जाते हैं। सुबह का जब टाइम होता है, इधर गेदावती का नींद खुलता तो वही क्रांति की आवाज़ सुनती है और क्रांति की आवाज़ सुनने की वजह से पूरा जो रहस्य होता है सबके सामने आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह दर्द सबके सामने आता, आने का पुलिस की टीम पूरी तरह से सनस रह जाती है। लेकिन लोग भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिनका नाम है दीपक कुमार त्रिपाठी, जो ठीक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और दूसरे व्यूअर का नाम है जो हमारे बहुत फेवर व्यूअर हैं, जिनका नाम है आयुष कुमार शर्मा, जो ठीक है उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और तीसरे व्यूअर हैं दीपक कुमार कौड़, जो ठीक जलालपुर के रहने वाले हैं। और चौथे पाँचवें व्यूअर हैं सुरेश, और साथ में दीपक कुमार ही हैं जो काफ़ी गहरे हमारे व्यूअर बने हुए। उन सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।